हाँ, अस्सलाम वालेकुम साहब भाई। वालेकुम सलाम वकार भाई। अच्छा सुनिए, आप अपनी बहन सादिया के घर फौरन पहुंच सकते हैं? सब खैरियत तो है ना साहब भाई? पता नहीं वकार भाई क्या बात है, बस सादिया भाभी का फोन आया था, बहुत टेंशन में लग रही थी, कह रही थी कि फौरन घर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। सादिया भाभी, सादिया भाभी। हेलो, पुलिस स्टेशन साहब, जल्दी यहाँ जाइए, यहाँ कुछ हुआ है जी। यहाँ का एड्रेस है 12/145 मुदस्सर मोहल्ला, कोर्ट मस्जिद, हजरत निजामुद्दीन। सैफू भाई, ये सब क्या हो गया? सादिया, सादिया भाभी, सादिया भाभी। चलो कौन था ये? सब मेरे सगे बड़े भाई मोइनुद्दीन शेख, इनके शौहर, इनका नाम सादिया शेख। सादिया मेरी छोटी बहन है, मेरा नाम वकार है। तुम्हारा नाम? जी सैफुद्दीन शेख साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। यानी लाश को सबसे पहले तुमने ही देखा था? जब मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ है। सादिया भाभी, सादिया भाभी, अंदर दाखिल हुआ तो सादिया भाभी, मैंने मोइन भाईजान की लाश देखी। साहब जब मैं इधर आया तो सादिया भाभी मुझे कहीं नहीं दिखी, मुझे लगा वो भी किसी मुसीबत में होंगी, तभी मैंने आप लोगों को फोन किया। मैं जब यहाँ आया तब साहब भाई आपको फोन कर रहे थे, तभी सादिया अंदर आई। तुम कहाँ गई थी सादिया जी? और क्या तुम्हारे शौहर घर पर अकेले थे? जी मैं तो बाजार गई थी तरकारी लाने, जब लौटी तो देखी कि सैफ भाई और वकार भाई यहाँ है और मेरे शौहर का कत्ल हो चुका है। मैं यहाँ आया तो सैफ भाई पहले से यहाँ मौजूद थे। और साहब मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि सादिया भाभी ने खुद फोन करके बुलाया, बोली कि मामला अर्जेंट है, जल्दी मेरे घर पहुंचो। और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि सैफ भाई ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया था। अरे साहब, आप ऐसे क्या देख रहे हैं साहब? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम खा के कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। और मैं भला अपने बड़े भाई को क्यों मारूंगा साहब? सर गला कटा गया है, पर आसपास कोई हथियार नहीं मिल रहा है जिससे मर्डर हुआ हो। तुम तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलवाओ, घर का कोना कोना छान मारो और उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। और हाँ, इन तीनों को, सादिया, वकार, सैफ, इन्हें भी पुलिस स्टेशन बुलवाओ। ये लोग जरूर कुछ छिपा रहे हैं। पीड़ित का छोटा भाई सैफुद्दीन बौखला गया था क्योंकि उसकी भाभी सादिया और सादिया का भाई वकार उस पर उंगली उठा रहे थे, इशारा कर रहे थे कि शायद सैफुद्दीन ने ही अपने भाई मोइनुद्दीन का कत्ल किया है। मौका वारदात पर सबसे पहले सैफुद्दीन पहुंचा। उसके हिसाब से मोइनुद्दीन की लाश वहां पड़ी थी। अब सवाल यह था कि इन तीनों में से झूठ कौन बोल रहा था और कातिल कौन था, और ये कत्ल हुआ क्यों था? इस मर्डर में कोई साजिश है इंस्पेक्टर। वो कैसे ऑफिसर? विक्टिम का गला काटा गया है, लेकिन घर में कहीं भी कोई खून का निशान नहीं है, न दीवारों पर और न कहीं और। आप कहने का मतलब है कि क्राइम सीन के साथ किसी ने छेड़खानी की? बिल्कुल की, किसी ने खून के निशानों को धोया। इस छुरे पर एक खून का स्पॉट है, बल्कि रसोई में भी कुछ बर्तनों पर खून के धब्बे पाए गए। बाथरूम चेक करें।
किसी ने सबूतों को धो डालने की कोशिश की है। ये देखिए, इसे ताज़ा ताज़ा सुखाने के लिए रखा गया है। अगर मैंने मोइनुद्दीन भाईजान का कत्ल किया होता तो मैं खुद आप लोगों को क्यों बुलवाता? मैं वकार भाई को वहां क्यों बुलाता साहब? सैफुद्दीन, मैंने ऐसे कई क्रिमिनल्स देखे हैं जो अपनी बेगुनाही का रोना रोते हैं, जबकि असल में खुद ही कत्ल करके खून खून चिल्ला रहे होते हैं। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो मोइन भाईजान से मिलता भी नहीं था। वो तो सादिया भाभी का अचानक फोन आ गया, बोली कि मामला बहुत अर्जेंट है। सैफ भाई आप फौरन यहाँ आ जाइए। क्यों, सब ठीक तो है ना? बस आप जल्दी आ जाइए, देर न करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है भाभी, मैं अभी निकलता हूँ। साहब मेरा मोबाइल ले लो साहब। साहब मेरे सारे कॉल लिस्ट चेक कर लो साहब। आपको जो करना है चेक कर लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। आप मेरा भी मोबाइल चेक कर लीजिए, आपको तसल्ली हो जाएगी कि मैं वहां इसके लिए पहुंचा था क्योंकि सैफ भाई ने मुझे फोन करके बुलाया था। अपना मोबाइल दो। ये क्या तमाशा है सादिया? पहले तुमने अपने देवर को फ़ोन किया, फिर तुम्हारे देवर ने तुम्हारे बड़े भाई साहब को फ़ोन किया, फिर उन दोनों को तुम्हारे घर में से तुम्हारे पति की लाश मिलती है। क्या बात है जो तुम छुपा रही हो? क्या तुमने अपने पति का कत्ल किया है? मैंने ही अपने शौहर का कत्ल किया, मार डाला मैंने उन्हें, क्योंकि मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत खत्म हो चुकी थी। तेईस साल साहब, पूरे 23 साल मैं उसकी हैवानियत का शिकार होती रही। फिर एक टाइम आया, मुझे कुछ करना ही पड़ा। 23 साल बाद ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें अपने पति का कत्ल करना पड़ा? अगर मैं उन्हें नहीं मारती तो वो मुझे मार डालते। भाईजान, कहाँ जाओगे? कुछ तो सोचा होगा। पता नहीं। ये रख ले और यहीं रहना। अम्मी का ख्याल रखना यहाँ रहकर। और आप भाईजान? मैं कर लूँगा। सर, मोइनुद्दीन शेख का कत्ल इस चाकू से नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये औरत झूठ बोल रही है, वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। 2 लड़के हैं, माजिद और नवाज, दोनों गायब हैं। दोनों के सेलफोन्स भी ऑफ आ रहे हैं। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की, उन्होंने बताया कि दोनों यहीं इनके साथ ही रहते थे, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तुम वकार और सैफुद्दीन को वापस से बुलवाओ, क्योंकि सिर्फ सादिया ही नहीं है जो झूठ बोल रही है। लड़कों की जिंदगी पड़ी है सामने, उन्हें बड़ा करना है, पढ़ाना है। आपकी ये शराब की आदत कैसे होगा बताइए? तू चला रही है घर। साला थके मांदे घर पे आओ, 2 रोटी भी सूखी नसीब नहीं होती। मटन गोश्त की तो बात ही छोड़ो, कभी दाल भी नहीं बनती। कसाई गोश्त मुफ्त में नहीं देता है, ना ही उधार पे। सब्जी वाला भी पैसे मांगता है जो मेरे पास तो कभी होते नहीं है। तो कैसे चलाऊं घर? है कोई जवाब? साला जब भी घर पे आओ किट पिट किट पिट किट पिट किट पिट, चैन से 2 रोटी भी नहीं नसीब होती। क्या हो रहा है? कोई टीवी पे नाटक चल रहा है? चलो अपने कमरे में जाओ जल्दी। जो बना है गरम कर देती हूँ, खा लीजिए।
जो बना है उसे गर्म कर और खुद ही खा ले। मुझे नहीं खाना, पहली बार कोई भूखे नहीं सो रहा हूं मैं। कल सैफू के यहां जाके खा लूंगा। साहब, मुझे मालूम था कि मेरा भाई ना अच्छा बाप था और ना ही अच्छा शौहर। फिर 23 साल क्यों इंतजार किया तुम्हारे भाभी ने अपने शौहर का गला काटने के लिए? यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही है साहब। हाँ, मानता हूं कि वो सादिया भाभी को मारते थे, पीटते थे, पर उतना बुरा आदमी भी नहीं था साहब। जब उसकी शादी हुई, बाल बच्चे हुए, वो ईमानदारी से ही काम करता था। एक वक्त तो ऐसा था साहब कि मोइन भाई मेरे साथ ही काम किया करते थे। यही कोई 12 साल पहले की बात है साहब। मोइन भाई ठीक ठाक काम कर रहे थे, फिर पता नहीं कैसे उन्हें शराब की लत लग गई। पहले तो बस एक आधी पिया करते थे। हमें से किसी को पता ही नहीं चला साहब कि कब शराब उन्हें पीने लगी, और जब तक पता चला बहुत देर हो चुकी थी साहब। पिछले कुछ सालों में साहब वो घर पर कम और शराब के ठेके पर ज्यादा होते थे। और एक टाइम के बाद शराब के साथ साथ अफीम, गांजा, चरस सब कुछ शुरू हो गया साहब। फिर क्या था, वो सड़क छाप गर्त पर उतर आए। क्या हो गया या अल्लाह, क्या हो गया? इतना क्यों खांस रहा है? हाँ? क्या हुआ अम्मी? तेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। तू नवाज को फोन लगा। हाँ अम्मी, हम हाँ नवाज, तेरे भाई माजिद का फोन है घर से। हाँ, तो और कितना मरेगा साला? जितनी जल्दी मरता हम सबके लिए अच्छा। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये नवाज के अपने बाप से नफरत करता था? अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता था साहब। उससे उसकी माँ की जिल्लत, वो मारपीट, वो दर्द, ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। महज 14 साल की उम्र में ही वो काम पर लग गया। क्या करता था? सादिया भाभी के भाई वकार भाई के होटल में काम करने लगा। मतलब वकार भाई ने ही नवाज को काम पर लगा दिया। नवाज के पैसे से ही घर चलता था। कम से कम सादिया भाभी और छोटे माजिद को 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी साहब। और मोइनुद्दीन, उसकी कोई परवाह नहीं थी नवाज को? साहब, वो सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से अपने बाप को बर्दाश्त करता था, क्योंकि सादिया भाभी को उम्मीद थी कि मोइन भाई शायद कभी सुधर जाए। देखिए, आपके पति मोइनुद्दीन को टीबी हो गई है। टीबी? जी हाँ, बीमारी पूरी तरह से फैल चुकी है और उनकी बॉडी बहुत कमजोर है, इसलिए वो बीमारी से लड़ नहीं पा रही है। नसों में खून कम, शराब ज्यादा डॉक्टर साहब। ऊपर से चर्सी है मेरा बाप। देखिए, आज के बाद शराब की एक बूंद भी नहीं। गर्द वर्द तो बहुत दूर की बात है, इन्हें सख्त परहेज की जरूरत है और इन्हें दवाएं भी लेनी होगी। इन सब के बाद भी आप ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। नवाज, 1000 दे दो बच्चा। माजिद, तू जाके ये दवाई खरीद ला। हम तुझे गेट पे मिलते हैं अब्बू के साथ, वहाँ से रिक्शा कर देंगे। हाँ जी अम्मी। अम्मी, आपको सबसे क्या मिलता है? जानवरों पे पीटता है आपको। सारी कमाई दारू और चरस पे फूक दी। एक बार भी हम लोगों के बारे में सोचा भी? और अब ये सब इलाज विलाज क्यों? क्योंकि वो तेरे अब्बू हैं। नहीं, उस आदमी ने सिर्फ हमें पैदा किया। बाप वो होता है
जो आपको पालता है, आपसे प्यार करता है, आगे की सोचता है और अपने बच्चों की अम्मी को इज्जत देता है। नवाज, ये सब बातें होती रहेंगी। अभी तेरे अबू इंतजार कर रहे हैं, तो पहले चल चल। मैंने भी बहुत कोशिश की साहब, लेकिन मोइन भाई के नशे की लत छूटती ही नहीं थी। फिर क्या था साहब, ना काम काज था, ना हाथ में पैसे। जैसे जैसे नशे की तलब बढ़ती, मोइन भाई की हैवानियत भी बढ़ती जाती। पैसे देने तो यहीं ढेर कर दूंगा तुझे। सर, कई बार तो लगा कि सादिया भाभी मोइन भाई को तलाक क्यों नहीं दे देती, पर उनकी सोच अलग थी। सैफ, सच सच बताओ, नवाज और माजिद कहाँ हैं? खुदा कसम मैं कुछ नहीं जानता। ये सादिया के भाई वकार को तो पता होगा। नवाज तो उसके होटल में काम करता है। काम करता था साहब। नवाज 6 महीने पहले तक वकार भाई के होटल में ही काम करता था, पर 6 महीने पहले उसने अपना काम छोड़ दिया, खुद का धंधा शुरू कर लिया था नवाज ने। मस्जिद के पास उसने कबाब की टेकरी लगा दी। हाँ साहब, दुकान तो बंद है और किसी को कुछ नहीं मालूम। तुम्हें क्या लगता है कैलाश? सर, मैंने नवाज और माजिद की तस्वीरें सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दी है और खबरियों को भी काम पर लगा दिया है। पर वो दोनों लड़के फरार क्यों होंगे जब उनकी माँ खुद अपना जुर्म कबूल कर रही है, जब वो कह रही है कि उसी ने अपने शौहर का खून किया है? जाहिर है उनकी माँ ने ये खून नहीं किया। देखो सादिया, सबसे पहले तो तुमने अपने शौहर के खून का इल्ज़ाम अपने देवर पर ढकेलने की कोशिश की, जिसमें तुम नाकाम रही। और हम ये भी जानते हैं कि तुमने अपने घर में चाकू से, ज़मीन से और यहाँ तक कि दीवारों से भी खून के धब्बे धोए हैं, पर उस कोशिश में भी तुम विफल रही, क्योंकि तुम अपने शौहर की लाश को तो छुपा नहीं पाई, लेकिन अब भी तुम ज़रूर कुछ न कुछ छुपा रही हो। कुछ नहीं छुपा रही हूँ साहब, यही सच है कि मैंने अपने शौहर का खून किया है। 23 साल की मारपीट, गाली गलौज, भूखे पेट सोना, अपने ही बच्चों के सामने तौहीन होना और उसके बावजूद अपने शौहर की फिक्र करना, क्या था वो? सादिया, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुमने अपने शौहर का कत्ल नहीं किया है, और जिसने भी किया है तुम उसे अच्छी तरीके से जानती हो। केस की शुरुआत से ही पुलिस को सादिया के बयान पर शक था। यह नामुमकिन लग रहा था कि 23 साल तक अपने पति के हाथों से अत्याचार सहने के बाद उसने उसका कत्ल कर दिया, और वो भी उसका गला काटकर। ऐसा नामुमकिन क्यों लग रहा था? क्योंकि हिंदुस्तानी औरतों में ऐसा बिहेवियर बहुत कम पाया जाता है। ज्यादातर औरतें हर दर्द का घूंट पी लेती हैं, सालों साल लाचारी के निवाले निकलती रहती हैं। सादिया के 2 बेटे थे, नवाज और माजिद, जो उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी परवाह करते थे। उन्हें अपने शराबी और ड्रग एडिक्ट पिता के प्रति कोई सम्मान नहीं था, कोई स्नेह नहीं था। अगर कुछ था तो भयंकर गुस्सा और आक्रोश। बड़े लड़के नवाज की समझ के बाहर था कि आखिरकार उसकी अम्मी इस शैतान को क्यों झेल रही है। लो अम्मी, मेरे ठेले का पहला कबाब। माजिद, तू भी खा। अल्लाह मियाँ तुम्हें खूब बरकत दे, तरक्की दे। इंशाअल्लाह अम्मी, सब अच्छा होगा। बस कुछ दिनों की बात और है, अच्छा पैसा बचा लो, इसके बाद माजिद को हम सऊदी भेजेंगे काम पर। ये अकेला कैसे जाएगा वहाँ?
अरे अम्मी, अब ये बच्चा नहीं रहा, इसकी अच्छी नौकरी की सेटिंग करा दूंगा और जैसे ही बड़े नोट कमाएगा और बड़ा होता जाएगा। हाँ अम्मी, मैं जा सकता हूँ, मैं हर काम कर सकता हूँ। आखिरकार मुझे भी तो भाईजान की तरह कुछ करना है। अम्मी, मैं मामू जान के होटल पे कस्टमर मिला था, वो ना सऊदी में काम करता था। उसने मुझसे वादा किया है वो इसकी पक्की नौकरी लगवाएगा। उसका नंबर सब है मेरे पास। नवाज मेरी जान, तू इतना बड़ा कब हो गया रे? बस अम्मी, एक बार माजिद सेट हो जाए उसके बाद मैं आपको हज कराऊंगा। इतने सालों में आपने जितने बुरे दिन देखे सब भुला दूंगा। तुम्हारी अम्मी सादिया कहती है कि उसने तुम्हारे अब्बू मोइनुद्दीन का खून किया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है वो किसी को बचा रही है। वो तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई माजिद को बचा रही है। माजिद मासूम है साहब, उसे बीच में मत लाइए। अब्बू का खून मैंने किया। मैं खून अपने सर इसलिए ले रही हैं ताकि मैं बच निकलूं। तुमने तुम्हारे अब्बू का खून सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम उससे नफरत करते थे, क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी को मारता था। हाँ साहब, मेरे पल्ले नहीं पड़ता था कि मेरी अम्मी उस गंदे और घटिया आदमी के साथ अपनी जिंदगी क्यों काट रही, जबकि उसे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, उसका नशा। हम लोग गरीब जरूर हैं साहब, लेकिन जिंदगी इतनी भी गई गुजरी नहीं थी। मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि उस इंसान ने सब कुछ क्यों खराब कर दिया। वो किस हक से मेरी अम्मी पर गुस्सा निकालता था पीट पीट कर, किस हक से उससे पैसे मांगता था, किस हक से उसे गालियां देता था। और अम्मी तो सिर्फ उसके बाद भी उसके सारे हुक्म सर आंखों पे रखती थी। क्यों साहब, क्यों? अम्मी तुम इन्हें एक पैसे नहीं दोगी। दारू पीनी है, चरस फूकना है, घर से बाहर निकल जाओ, खुद पैसे कमाओ और खुद पियो। फिर तो तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बाप से जबान लड़ाएगा? मैं बड़ा हो गया क्योंकि तुम छोटे हो गए। इतने छोटे तुम्हें एहसास नहीं हो तुम मम्मी के साथ क्या कर रहे हो। उन पे कितने भद्दे भद्दे इल्जाम लगा रहे हो सिर्फ नशे के लिए। मैं तो शैतान हूं, तेरी अम्मी फरिश्ता है, तभी हर रोज दोपहर को हूर बनकर कहर मर्दों के अब एक अल्फाज और निकाला तो देख लेना। फिर मैंने देख लिया। अगर तुझे भी देखना है ना तो दोपहर में देखना, तुझे पता चल जाएगा कि क्या चीज है तेरी अम्मी। नवाज, नवाज तुम चलो ना यहाँ से, तुम सो जाओ। बच्चा बचाओ ना, तुम रात भर काम करके आए हो ना, तुम मत पड़ो इस सब में, मैं संभाल लूंगी। नहीं अम्मी, आप नहीं संभाल पाती। इतने साल हो गए और आप अभी भी साथ भी हमदर्दी जता रही। ये कुछ भी जहर उगलता और तुम मुफ्त तक नहीं करती। अगर तुम्हें इनके बारे में कुछ भी गलत बोलना है तो अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। ऐसे नहीं बोलते, गुस्सा ठंडा करो। आप आइए ना, आराम कीजिए। आपको बोला है डॉक्टर ने आराम करने के लिए, तबीयत बहुत नाजुक है इस वक्त। ये सब गोलियों का असर है, कुछ नहीं। तुम्हें आओ, अंदर आओ, तुम अंदर आओ। चलो चलो यहाँ से, तुम चलो बस। बाप से जबान लड़ा रहा, मैं घर छोड़ के चला जाऊं। मर्डर मैंने किया साहब, माजिद और अम्मी बेकसूर हैं। बस बहुत सालों से हम लोग सहते आ रहे थे, उस दिन साने ही है। अम्मी की हालत देखी नहीं गई साहब। मैं अब्बू को मारना नहीं चाहता था, बस हो गया। वो चॉपर का है जिससे तुमने अपने अब्बू का कत्ल किया था? माजिद, अम्मी का ख्याल रखना, कभी साथ मत छोड़ना। जी भाईजान। अम्मी,
मुझे माफ कर दे। नवाज, नवाज पर उसके पिता का कत्ल करने के चार्जेस लगे हैं। फिलहाल वो पुलिस कस्टडी में है। नवाज अपनी मां को बचाना चाहता था और इस चक्कर में उसने अपने पिता को मार डाला, लेकिन उसने जो किया वो एक जुर्म था, संगीन जुर्म। लेकिन जो सादिया के साथ हो रहा था, क्या वो कम संगीन था? हर रोज तिल तिल कर, तड़प तड़प कर किश्तों में मारा जा रहा था उसे, टॉर्चर हो रहा था उस पर, और साथ में सादिया के दोनों मासूम बच्चों के बचपन का कत्ल हुआ था। क्या वो कम संगीन था? शराब की लत, ड्रग एडिक्शन, ये मानो हर केस में ना सिर्फ एडिक्ट को खत्म कर देता है, बल्कि उसके पूरे परिवार को कुचल कर, जलाकर राख कर देता है। नशे की आग तबका नहीं देखती, जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कुछ नहीं देखती, बस जो लपेटे में आता है उसे फूंक देती है। ये आग अचानक नहीं भड़कती, शुरुआत होती है एक चिंगारी से। वो एक आध बार पीना, वो एक आध चिलम, रिलैक्स करने के लिए, टेंशन मिटाने के लिए, थकान मिटाने के लिए। 2 पल का नशा मानो सारी तकलीफों पर धुएं की चादर बिछा देता है, और फिर इंसान इस चादर के बिना रह नहीं पाता। उसे भ्रम होता है कि नशा उसकी सारी तकलीफों को दूर कर देता है। ये चिंगारी धीरे धीरे भड़कती है, फिर आग बनने लगती है, लेकिन आग फैलने के हर पड़ाव पर यह दस्तक जरूर देती है कि बर्बादी होने को है। दुर्भाग्यवश शहरी जिंदगी के शोर शराबे में ये दस्तक सुनाई नहीं देती, और फिर बहुत जल्द बर्बादी दिखाई देती है। क्राइम पेट्रोल के मंच से हम अपने सभी दर्शकों से आह्वान करते हैं कि अगर आप खुद नशे के शिकार हैं या आपके इर्द गिर्द कोई नशे की लत में डूबा हुआ है, तो आपके लिए मदद उपलब्ध है। कई संस्थाएं हैं, कई अस्पताल हैं, ट्रीटमेंट्स हैं जो नशे की लत से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन वो पहला कदम, वो हिम्मत वाला कदम हमें ही लेना होगा। अपने आप कभी कुछ ठीक नहीं होगा, और दुनिया का कोई भी नशा आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, बल्कि नई प्रॉब्लम्स ही खड़ी कर सकता है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बहुत ही हेक्टिक दिन था, पर गुड फन। पूजा, पापा ऑनलाइन है क्या? कह गए थे सिंगापुर पहुंचते ही कॉल करेंगे। नो मम्मा, ही इज नॉट ऑनलाइन राइट नाउ। और वो जैसे ही लॉग ऑन करेंगे मुझे लाइव ऑन चैट पे अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑनलाइन आए मुझे बता देना, मैं किचन में हूँ। ओके ओके। पूजा, दिन की शिफ्ट मांगना, तुझे बहुत मिस कर रही हूँ यार। ओए होए। मम्मा जल्दी आओ, पापा ऑनलाइन है। ए पूजा, क्या हो रहा है? बस चिलिंग पापा। आप बताइए, आपके और सिंगापुर के क्या हाल है? अरे मैं ठीक हूँ, बस एक क्लाइंट के साथ थोड़ा टाइड अप हो गया था। ओह, इतना टाइड अप हो गए कि 10 सेकंड का कॉल भी नहीं कर सकते। अरे यार, तुम्हारा टोन तो ऐसा जैसे मैं कोई अफेयर कर रहा हूँ। सॉरी मैडम, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। ओके। पूरे 3 हफ्ते हो गए हैं, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया। 2 दिन आउट ऑफ रडार, क्या हुआ इतना इमोशनल ब्लैकमेल? अच्छा बताइए, आ कब रहे हैं? जल्दी आ रहा हूँ, मैं भी घर के लिए तरस गया हूँ। बस 2 दिन की बात और है, उसके बाद सीधा फ्लाइट पकड़ के बड़ौदा और घर। ओके बाय, एंड आई लव यू लेडीज। बाय। लव यू टू पापा। बाय बाय। हमारे देश में जब लैंडलाइन फोन्स घर घर में पहुंचना शुरू ही हुए थे, तब 1994-95 के आसपास मोबाइल फोन्स ने टेलीफोन की परिभाषा पूरी तरह बदल दी। और आज जब मोबाइल फोन लगभग हर दूसरे आदमी की जेब में आ गया है, तब इंटरनेट की क्रांति कम्युनिकेशन को एक अलग ही लेवल पर ले गई है। इंटरनेट के आने से एक दूसरे के साथ टच में रहने के अनेकों ऑप्शंस उपलब्ध हैं। ईमेल, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट। हर रोज नए नए एप्लीकेशंस दूरियां घटा रहे हैं, दुनिया सिकुड़ती जा रही है, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने तो समय और लोकेशन दोनों की हर सीमा को पार किया है। जिस तरह से एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब भी बन सकता है, उसी तरह इंटरनेट कई गंभीर, घातक और घटिया इरादों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ई क्रिमिनल्स बिना चेहरे के अपराधी होते हैं। उनकी हैरेसमेंट करने की टेक्निक्स हाईटेक होती हैं और उन्हें बेनकाब करना बेहद मुश्किल।
हेलो पूजा। हाँ कौन बोल रहा है? पूजा। हाँ मैंने पूछा कौन बोल रहा है? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। अब हो कौन? रेट क्या है? सॉरी? अरे तुम एक रात का कितना लेती हो जल्दी बताओ। फुल नाइट हाउ मच? Just who the hell is this? क्या बात है पूजा? पता नहीं माँ, रॉन्ग नंबर था। सो जाओ। बाय मम्मा। बेटा सीधे घर आना। ऑफ कोर्स मम्मा, पर 8 बज जाएंगे। हाँ चलो बाय। हेलो। कहाँ मिलोगे? ओह चीपस्टर अगेन। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ ना। मेरे नाम से क्या करना है? तू अपना दाम बता। ओ जस्ट शट अप। तुम हो कौन यू ब्लडी? ड्रामा क्यों कर रही है साली? पूरे पैसे दूंगा, वो भी एडवांस। बोल सब कुछ करेगी ना? तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? तूने तो दिया था। अब देख बोर मत कर, सीधे सीधे एक रात का बोल दे, मैं कोई तकाजा नहीं करूँगा। साहब आपका टिफिन। ओह थैंक यू। बाबा कॉलेज गए? वो अभी उठे हैं। कौन है? बेटा कॉलेज नहीं गए? बाद में जाऊंगा डैड, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? कुछ सीरियस नहीं है, बस थोड़ा बॉडी एक है। डोंट वरी डैड, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। बाय डैड। बाय। Hey, Pooja, day shift. Nice. All right, sir. Yeah. हे पूजा, आज लंच विंताज मॉल में। यू नो व्हाट, वहाँ पे एक न्यू पिज्जा जॉइंट स्टार्ट हुआ है। श्योर, ओके। अच्छा सुन, शाम को मेरे साथ शॉपिंग चलेगी? शूज राइट? ड्रेसेस, मे बी शूज, मे बी बोथ। ओके, एंड व्हाट अबाउट हैंडबैग्स? Yes. तो 3 घंटे का कितना? Just off, all right. घर से ऑपरेट करती हो या होटल में मिलेंगे? बोलो ना जल्दी। तुम हो कौन डैम इट? साली चिल्ला क्यों रही है? धंधा बंद कर दिया क्या? रेट बढ़ा दिया तो बोलना चाहिए था ना। और सुन, मेरे बॉडी पर कोई कांटे वाटे नहीं लगे। What happened? God, I'm just sick of this now. What happened, Pooja? What's wrong with you? Who is that person? अगर ये पता होता तो अभी तक कंप्लेन कर चुकी होती। कंप्लेन? कल रात से कितनी बार कॉल्स आ चुके हैं और हर बार वही नॉनसेंस। I guess तेरे साथ कोई प्रैंक कर रहा होगा यार। गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग फोन पर। तुझे पता भी है क्या पूछ रहे हैं? इन्हें लग रहा है कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, कॉल गर्ल। दिस कांट बी अ प्रैंक यार। गंदी चीप बातें, भद्दे प्रस्ताव। एकाएक पूजा के फोन पर कॉल्स की बौछार हो रही थी। अलग अलग जगहों से अलग अलग नंबर्स, सबके वही सवाल थे, कब और कहां मिलोगी और कितना चार्ज करोगी। देखते ही देखते पूजा को ढेर सारी ऐसी इंक्वायरीज आने लगी।
पूजा बहुत डिस्टर्ब रहने लगी, वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाई। क्या बात है बेटा, मैंने इतनी बार कॉल किया और तुमने एक बार भी जवाब नहीं दिया। बिजी थी मम्मा। तो एक मैसेज कर देती, इतना भी टाइम नहीं था तुम्हारे पास। नहीं था टाइम, बोला ना बिजी थी। कॉल्स पर कॉल्स आ रहे थे पूरा दिन। आप फेस टू फेस बताओ क्या चाहिए मुझसे। पूजा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ बेटा? फोन साइलेंट पे करने से फोन आने बंद तो नहीं होंगे और ना ही तुम्हारा डिस्टर्ब होना बंद होगा। और मैं ये नंबर चेंज भी नहीं कर सकती मम्मा। पिछले 4 साल से यही मेरी पहचान है। मेरे सारे फ्रेंड्स, सारे कॉन्टैक्ट, सभी के पास यही नंबर है। हम पुलिस के पास चलते हैं। ऑलरेडी 1 हफ्ते से तुम ये सब झेल रही हो। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 24/7 मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। एक क्रीपी सी फीलिंग हो रही है, कहीं मन नहीं लग रहा, बस एक डर बढ़ता जा रहा है। बेटा, हमें पापा को सब बता देना चाहिए, वो ही हमें ठीक से गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तुम्हारा कोई कांटेक्ट, कलीग या पुराना फ्रेंड हो सकता है? मेरा कोई भी फ्रेंड ऐसा काम नहीं कर सकता। बेटा देखो, ये जो भी है ना, ये तुम्हें जानता है। तुम्हारा नंबर मिला इसे कहीं से, शायद तुमने ही अनजाने में किसी को दे दिया हो। याद करो, ऑफिस के काम से किसी को या किसी फ्रेंडशिप वेबसाइट पर एक बार चेक कर लो। नहीं पापा, मेरा सिर्फ एक फ्रेंड्स बुक अकाउंट है जो मैंने अभी चेक किया। मैंने उसमें अपना नंबर डाला ही नहीं। देखो बेटा, ऐसा हो सकता है किसी ने तुम पे अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हारा नंबर सर्कुलेट किया हो। आपकी कोई फोन आए ना, तो उससे ठंडे दिमाग से बात करो और उससे पूछो कि ये नंबर उसे कहाँ से मिला और किसने दिया। ओके? और डरो मत। देखो बेटा, तुम्हें इसकी रूट तक पहुंचना है ना, तो ये पता लगाना पड़ेगा कि पहला लीक कहाँ से हुआ, इस चेन की शुरुआत कहाँ से हुई। पूजा, फोन उठाओ, डरो मत। हेलो, फ्री हो? मिलना है तुमसे। पूजा है ना तुम्हारा नाम? हाँ। क्या मैं जान सकती हूँ आप कहाँ लोकेटेड है? सूरत में, लेकिन बड़ौदा आ सकता हूँ। आपका नाम? रणबीर, ऋतिक, आयुष्मान, जो चाहे वो पिक करो। लेकिन मुझे तो पूजा ही अच्छा लगता है। तो बोलो, कल फ्री हो? डिपेंड करता है। पैसा जो बोलोगी वो। उसकी टेंशन ना लो। तुम किसके थ्रू आ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मैं समझा नहीं। मतलब तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? किसी ने नहीं दिया यार, फ्रेंड्स बुक के चैट पेज पर तुम्ही ने नंबर पोस्ट किया था उस मैसेज के साथ। फ्रेंड्स बुक चैट? मैसेज? कैसा मैसेज? ओए यार, टाइम खोटी ना कर, बोलना सीधा सीधा, कब और कहाँ, कितना लेगी। अनलिमिटेड फन गारंटीड, पूजा। किसी ने मेरे नाम का फेक अकाउंट बनाया है और मेरा नंबर भी डाला है यहाँ पर। ओके बेटा, सुनो, ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हार्म पहुंचाना चाहता है, लेकिन हम कभी ऐसा होने नहीं देंगे। तो सबसे पहले कल सुबह फर्स्ट थिंग तुम और मम्मा पुलिस स्टेशन जाएंगे, मेन रोड पर सीधे अलकापुरी पुलिस स्टेशन, और ऑन ड्यूटी ऑफिसर को सब कुछ बताओ। अपना लैपटॉप भी साथ लेके जाना, ओके? और डरना मत मेरी बहादुर बच्ची। बेटा,
बुरा ना मानो तो एक बात पूछो। क्या मम्मा? बेटा ऐसा कोई है जिससे तुम्हारा कभी कुछ रहा हो? I mean, कोई फ्रेंडशिप वगैरह जो अपना हो और वो तुमसे बदला ले रहा हो? टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है और इस तलवार की धार दिन ब दिन तेज होती जा रही है, लेकिन इस तलवार को इस्तेमाल करने वाला वही इंसान है जिसके वही बेसिक ह्यूमन इमोशंस हैं। गुस्सा, नफरत, जलन, ऑब्सेशन, दुश्मनी, ये सभी जज्बात आदि मानव से वाईफाई मानव तक बदले नहीं हैं, बिल्कुल वही है। सिर्फ इन फीलिंग्स को बयां करने का अंदाज बदला है। इस केस में कोई बहुत ही चिढ़ा हुआ, गुस्से और नफरत में डूबा व्यक्ति पूजा पर अपनी विकृति का वार कर रहा था। आखिरकार ये आदमी था कौन? नो सर, मैं ऐसे किसी को नहीं जानती हूँ जो ऐसा कुछ कर सकता है। मुझे किसी पर शक नहीं है। इस आदमी को तुम्हारा फोन नंबर मालूम था, इससे जो कुछ भी तुम्हारे स्टेटस पेज पे लिखा, जाहिर है उसका इंटेंशन तुम्हें बदनाम करवाना था, तुम्हें परेशान करना था। अगर वो एक स्ट्रेंजर है, अनजान है, तो वो ऐसा क्यों करेगा? आई डोंट नो सर। मुझे तुम्हारे सेलफोन्स के सभी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स चाहिए पूजा। जी। मैं तुम्हारे केस रजिस्टर करने के बाद इस केस को हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच को सौंपूंगा, जो साइबर क्राइम केसेस हैंडल करते हैं। मैडम, पूजा के सेलफोन्स के सारे कॉन्टैक्ट्स चेक कर लिए, उसकी फ्रेंड्स बुक के भी सारे कॉन्टैक्ट्स चेक कर लिए, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा। वेल, पूजा की इस कंप्लेंट के साथ साथ हमें फ्रेंड्स बुक के होल्डिंग ऑफिस से बात करनी है। जी मैडम, मैं वो इनिशिएट करता हूँ। और हाँ, पूजा को यहाँ बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। ये नंबर पिछले 4 साल से है मेरे पास। देखो पूजा, इस आदमी को ट्रैक डाउन करने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं। ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है क्योंकि कई सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। ये सब तो चलता रहेगा, बट यू नो व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है कि ये इंसान तुम्हारी जान पहचान का है। आप ऐसा किस बेसिस पर कह रही है मैम? इस प्रोफाइल को देखो पूजा, इस पेज पे लिखे हर एक कमेंट को अच्छे से स्टडी करो। ये काम सिर्फ एक ऐसा इंसान कर सकता है जो तुम्हें जानता है, कोई ऐसा इंसान जो शायद तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड था और तुमने उसे रिजेक्ट किया हो। और रिजेक्शन के लिए एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। सो टेल मी, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में हर एक डिटेल जानना चाहती हूँ। एंड माइंड यू पूजा, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। मैंने 12th मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल से किया है। बड़ौदा में? प्रतापगंज? दैट्स राइट। एंड कॉलेज? महावीर कॉलेज। स्कूल या कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड्स? नो मैम, मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। हाँ, कई बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप थी, बट दैट वाज जस्ट फ्रेंडशिप। क्या स्कूल या कॉलेज में किसी ने तुम्हें आके प्रपोज किया और तुमने रिजेक्ट कर दिया हो? यू नो, वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। रूपाली जी, I'm sure आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ कॉलेज में हुआ है। टेल मी, है कोई ऐसा लड़का? नहीं मैम, मेरे साथ ना ही स्कूल में ऐसा कभी कुछ हुआ और ना ही कॉलेज में। इनफैक्ट मैं बहुत श्योर हूँ कि उस टाइम में से कोई भी लड़का ऐसा कुछ नहीं करेगा मैम। तुम कॉल सेंटर में काम करती हो ना? जी। तो वहाँ कोई रोमियो, कोई देवदास, कोई ऐसा जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई हो? मेरा ऑफिस में तो इनफैक्ट मेरा सबके साथ बहुत ही कूल रिलेशनशिप है। वहाँ पर मेरा किसी के साथ ऐसा कोई इंटरेक्शन कभी हुआ ही नहीं। तुम्हें अपना ये फ़ोन नंबर सरेंडर करना होगा। हमें इस सिम कार्ड की ज़रूरत है। तुम एक नए नंबर के लिए अप्लाई कर दो। एंड रिमेंबर, ये नया नंबर सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को देना। लेकिन मैडम, जिस इंसान ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया, उसका क्या होगा? बुरा हाल होगा उसका। इस वक्त उसका कोई चेहरा नहीं है,
और बहुत जल्द हम उसे बेनकाब कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स ग्रुप के हैदराबाद ऑफिस में पहुंचा दो। हमें इस फेक आईडी का सोर्स चाहिए, आईपी एड्रेस, डोमेन और नेटवर्क कनेक्शन। पूजा के सेल पर जो रैंडम नंबर्स आ रहे थे, मैंने उनसे बात की। उन सबका कहना है कि पूजा के फेक अकाउंट से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। आई एम श्योर ये जो कोई भी है जिसने पूजा का फेक अकाउंट बनाया है, ये मेंटली बीमार है। शायद ये पूजा को पहले से जानता हो, या फिर हो सकता है इसने पूजा के करीब आने की कोशिश भी की। तो फिर मैडम पूजा हमें बता क्यों नहीं रही? शायद उसे जेन्युइनली कुछ भी नहीं याद है। हो सकता है कि वो इंटरेक्शन ऐसे ही हो गई हो, मीनिंगलेस, और उसके बाद उस इंटरेक्शन के बारे में पूजा ने कभी नहीं सोचा। पर सामने वाले के लिए पूजा के साथ वो ही इंटरेक्शन उसके दिमाग में घर कर गई हो। यू नो, एक तरह का ऑब्सेशन। कैसी है पूजा? कुछ ठीक है अब। नो पापा, मुझे ऐसा कोई याद नहीं आ रहा। देखो बेटा, ये वक्त है सब कुछ साफ साफ कहने का। कोई कुछ नहीं सोचेगा, हम सब समझते हैं, इसलिए तुम्हारी हेल्प करना चाह रहे हैं। सो प्लीज बताओ, क्या तुम कुछ छुपा रही हो या कुछ नजरअंदाज कर रही हो, इग्नोर कर रही हो? नहीं पापा, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं रहा जो इतना डरपोक हो कि मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकत करेगा। बेटा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है डैड, जस्ट चिल। तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है डैड। यस मैम, पेपर्स मिल गए, मेरे डेस्क पर ही हैं। हमें क्विक रिस्पांस चाहिए मिस्टर रेड्डी। एज सून एज पॉसिबल इस अकाउंट से रिलेटेड आईपी एड्रेस, डोमेन और नेटवर्क कनेक्शन चाहिए। श्योर मैम, मैं इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर फॉलो कर रहा हूँ। एक लड़की की जिंदगी तबाह करने पे तुला है ये आदमी। आई मीन, एक सोशल नेटवर्क साइट पे ये टोटली एंटी सोशल एक्टिविटी है। आई टोटली एग्री विद यू मैम। मैंने सारे पेपर स्कैन करके यूएस हेड ऑफिस भेज दिए हैं। आपको इस केस के सारे डिटेल्स उनके मदर सर्वर से मिल जाएंगे। और इस केस को मैंने रेड अलर्ट मार्क कर दिया है। वहाँ की टीम के साथ मैं 24 आवर्स कंटिन्यूस टच में भी हूँ। तो जैसे ही मुझे कुछ डिटेल्स मिलते हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और हाँ, एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट। टॉप प्रायोरिटी पे रखिए इस केस को। श्योर। That's him. IP address 1.121.345.652.247. Domain resta.nnbs.in. Connection ID 659x789465547. It's a Wi-Fi. साइबर स्पेस, जिसे वर्चुअल स्पेस भी कहा जाता है, ये हवाओं की लहरों में बसने वाली एक अनोखी चमत्कारी दुनिया है, जहां इंफॉर्मेशन बिजली से भी तेज दुनिया के दो कोनों के बीच प्रसारित होती है। ये एक फेसलेस इंटरफेस है। इस दुनिया में कोई भी शख्स गुमनामी का मुखौटा पहनकर किसी भी दूसरे शख्स को वो सारी चीजें बयां कर सकता है जो शायद असल जिंदगी में मुमकिन ना हो। लेकिन टेक्नोलॉजी के पहरेदारों और साइबर क्रिमिनल्स के बीच हमेशा चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो इंटरनेट की गुमनामी में अपने गलत काम करके बच जाएगा, तो वो बहुत गलत सोचता है। मैडम, नेटवर्क कनेक्शन है 659x789465547। ये सीरियल नंबर डेटा प्रोटॉन कंपनी को बिलोंग करता है। डेटा प्रोटॉन, ये तो यूएसबी इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं ना? करेक्ट। तो इस कंपनी को आईपी एड्रेस और डोमेन डिटेल्स भेज देते हैं। वो इस सोर्स को ट्रेस कर पाएंगे कि किस यूएसबी यूजर ने इस पेज को क्रिएट किया था। तुम तुरंत ये डिटेल्स डेटा प्रोटॉन को फॉरवर्ड कर दो और उनसे कहो कि ये इन्फॉर्मेशन
हमें अभी के अभी चाहिए। डिटेल्स ऑलरेडी मैंने भेज दी हैं। उनका हेड ऑफिस मुंबई में है, मैं उनके ईमेल का वेट कर रहा हूँ। हेलो मैडम, मृणाल हियर फ्रॉम डेटा कम्युनिकेशन सेंटर। सोर्स ट्रेस हुआ? यस मैडम। ये कनेक्शन एलोरा पार्क सोसाइटी बड़ौदा गुजरात से है। इसका आईपी एड्रेस और नेटवर्क कनेक्शन नंबर है 476879879898। इट्स अ यूएसबी कनेक्शन, वायरलेस। किसके नाम पे है? अर्जुन गांधी, सन ऑफ कैलाश गांधी, 17/34, एलोरा पार्क सोसाइटी बड़ौदा गुजरात। थैंक्स मृणाल, थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ। मिल गया? हाँ। कौन था? अर्जुन गांधी। कौन अर्जुन गांधी? तुम जानती हो उसे? हाँ। तुम उसे कैसे जानती हो? और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? स्कूल में मेरा क्लासमेट था, फिर अचानक स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट ईयर में उससे टकराई थी। हाय पूजा। हाय। अर्जुन गांधी, मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, नितिन के साथ था मैं, पहचाना? ओह यस यस ऑफ कोर्स अर्जुन। आई एम सो सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई। व्हाई डोंट यू पुल अ चेयर? ओह कूल। आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट कुडंट प्लेस यू। और व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग? सब ठीक है, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वेल सेम हियर, इट्स बीन एजेस ना। रियली। और आजकल क्या कर रहे हो? लॉ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लॉ से। तुम स्कूल के बाद महावीर कॉलेज गई, राइट? या। इंग्लिश लिटरेचर से मेजर किया और अब कॉल सेंटर में जॉब कर रही हो, है ना? वाओ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। नॉट रियली, बस इतना ही पता है। वैसे आगे क्या प्लान्स है? वेल, कॉल सेंटर का जॉब तो टेम्पररी है, MBA करने का सोच रही हूँ। गुड। बस इतना सा ही इंटरेक्शन हुआ था। हमने टच में रहने की बात की, उसने मेरा नंबर भी लिया, पर उसके बाद कभी कोई बात नहीं हुई। अब मेरी समझ में आ रहा है पापा, वो ना बिल्कुल शाई टाइप का लड़का था स्कूल में। मुझे कभी कभी बात करने की कोशिश करता था, पर मैंने अपनी तरफ से हमेशा पोलाइट फ्रेंडशिप रखी थी। उसे कभी कोई एनकरेजमेंट नहीं दी। इनफैक्ट उसने खुद भी डायरेक्टली कभी कुछ नहीं कहा। I don't believe this. पापा, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? मैंने कुछ भी नहीं किया था। नहीं बेटा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, आई कांट बिलीव इट। मेरा अर्जुन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैडम, वो एक लॉ स्टूडेंट है। हमारे पास उसका कनेक्शन नंबर है, उसका डोमेन जहां से उसने लॉगिन किया था, उसका IP एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, उसके लैपटॉप का सीरियल नंबर, उसके लैपटॉप का मेक, उस आउटलेट का एड्रेस जहां से उसने वो लैपटॉप खरीदा था। इस जुर्म की पूरी डिटेल कुंडली हमारे पास है मिस्टर गांधी। अर्जुन, दरवाजा खोलो। क्या है डैड? एक अर्जेंट बात करनी है। मैं सो रहा हूँ डैड। तुम पूजा से ऑब्सेस्ड थे,
उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे, राइट? मैं उससे प्यार करता था। रियली? तुमने उसे कभी बताया नहीं? एक्चुअली मैंने कई दफ़ा उसको बताया, मेरा मतलब बताने की कोशिश की, बता नहीं पाया। लेकिन मैं उसे भुला भी नहीं पाया, नींद में भी नहीं। हर सेकंड बस पूजा। वो फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग थी कि मैं उससे बात भी नहीं कर पाता। मुझे लगा कि शायद वो मेरी फीलिंग्स को फील करती है, लेकिन फिर लगा नहीं फील करती। कई बार मुझे लगता कि वो मुझे लाइक करती है, बस कहना नहीं चाहती। लेकिन फिर फाइनली सच समझ में आया, वो मुझे लाइक नहीं करती, वो मुझे इग्नोर कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। लेकिन क्यों रिजेक्ट कर रही थी? मैंने कोई उससे इंडिसेंट बात की? नहीं बात की इंडिसेंट। मैंने कभी उससे कोई बदतमीजी की? नो, नेवर। फिर वो मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही थी? अब उससे ज़्यादा हमेशा ये ख्याल रहता कि उसने मुझे क्यों रिजेक्ट किया। अब गुस्सा तो आएगा ना मैम, किसी को भी आ सकता है। वो मुझे इतना हर्ट कर रही थी और मैं रिटर्न में कुछ नहीं करता। दिस इज अनफेयर, दिस इज टोटली अनफेयर, है ना? तो मैंने भी सोचा, ओके बेबी, तुम मुझे हर्ट कर रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम खेल सकता हूँ, ताकि वो महसूस कर सके कि मुझे कितना दर्द हुआ है। अब दर्द तो दर्द ही होता है ना मैम, चाहे वो लड़के का हो या लड़की का, इट्स सेम ना। लेकिन ये दर्द ज़्यादा क्यों होता है आप जानती हैं मैम? नहीं, आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि आप किसी को बहुत प्यार करते हो, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। आई लव हर एंड आई हेट हर। हे पूजा, चिंता मेरा बच्चा, बुरा सपना खत्म हो गया है। पता नहीं पापा, I'm still so shocked. कोई इस हद तक कैसे जा सकता है पापा? बस अब मैं कभी किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं जाऊंगी। इतने एक्सट्रीम्स में जाके नहीं सोचते बेटा। देखो बेटा, अर्जुन ने जो भी किया है ना, वो ना तो साइबर स्पेस की गलती है और ना ही सोशल नेटवर्किंग की। वो एक मेंटली बीमार लड़का है। उसके दिमाग में एक वर्चुअल दुनिया है, एक मनगढ़ंत दुनिया, जिसमें वो कैद है। बेटा, जब इंटरनेट नहीं था तब भी इस तरह के सिरफिरे होते थे। हाँ, पर डैमेज थोड़ा कम होता था। देखो बेटा, जिस तरह इंटरनेट पूरी दुनिया को तुम्हारी उंगली पर लाके बैठाता है, उसी तरह तुम्हें भी तो सारी दुनिया के सामने पहुंचाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम माय चाइल्ड। थोड़ा सा सेंसिबली यूज करो तो इंटरनेट किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। पर एक बात याद रखो, ये इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा हो सकते हैं, तुम्हारी जिंदगी नहीं। अर्जुन इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। साइबर लॉज और हैरेसमेंट की रेगुलर आईपीसी की धाराएं उस पर लागू होंगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि आप अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दें, क्योंकि ये जानना नामुमकिन है कि कौन उसका दुरुपयोग करेगा। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए आप अपना फोन नंबर चेंज करते रहें, और ना ही हमारा मकसद इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग को एक विलन के रूप में पेश करना है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि हर स्टेटस अपडेट, हर चैट कॉन्वर्सेशन दस्तक देते हैं सामने वाले की मानसिक अवस्था की, उसके विचारों की, उसके इरादों की। ऐसे कई लोग हैं जिनसे रियल लाइफ में आप मिलें तो उनसे 2 शब्दों से ज्यादा बात नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन घंटों बातें होती हैं। ये प्लेटफॉर्म बेशक लोगों को खुलने में मदद करता है, पर अहम सवाल ये है कि हमें लोगों के साथ कितना खुलना चाहिए। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की ढेर सारी डिटेल्स पोस्ट करते हैं, अपनी प्राइवेट और पर्सनल फोटोग्राफ्स और होम वीडियोस पोस्ट करते हैं, लेकिन आपके 200, 400 या 2000 ऑनलाइन फ्रेंड्स में से कौन आपकी जिंदगी के लाइव टेलीकास्ट को किस नजरिए से देख रहा है, इसका अंदाजा आप कभी नहीं लगा सकते। जब तक देख रहा है, पढ़ रहा है, तब तक सब ठीक है, लेकिन जब वो फ्रेंड फेसलेस मोड में जाकर आपको हैरेस करने लगे, आपका बुरा चाहे, तब वो दस्तक होती है कि हमें सावधानी बरत लेनी चाहिए। अपने इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखें।
बच्चों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अकाउंट ना खोलने दें। और सबसे जरूरी बात, एंटर बटन दबाने से पहले हमेशा एक बार गौर करें कि क्या यह तस्वीर, यह कमेंट अपलोड होना चाहिए। इंटरनेट के फल को रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करें, निडर होकर इस्तेमाल करें। साइबर क्रिमिनल भले ही जितना भी चालाक हो, साइबर पुलिस उससे एक कदम आगे है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।